दोपहर का खाना हमने बाग वाली के एक रेस्टोरेंट में खाया और सूरत हाल का अंदाज़ा करने के बाद कुछ देर आराम के लिए रुक गए। राजस्थान से हम बहुत पहले निकल चुके थे। ये इलाका पंजाब का था और यहाँ सिख भी एक माकूल तादाद में नजर आने लगे थे। जिस रेस्टोरेंट में हम खाने के लिए रुके थे, इसका मालिक भी एक सिखी था। खासा बड़ा रेस्टोरेंट था। पिछली गली में भी एक बड़ा दरवाज़ा था जिससे ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। रेस्टोरेंट में आने वाले लोग घूर घूर कर हमारी तरफ देख रहे थे। कस्तूरी और समुद्रा बेहद हसीन थी। इनके साथ एक पंडित को देखकर बाज़ लोगों की नज़रों में रश्क था और बाज़ की नज़रें हसद से भरी हुई थीं। हमारी मेज़ पर सर्व करने वाला एक नौउम्र सिख था। मैंने मुख्तलिफ बहानों से इससे सूरत हाल के बारे में मालूम किया। ये जानकर मुझे इत्मीनान हुआ कि यहाँ की सूरत हाल नॉर्मल और पुरसुकून है। लोग अखबारात के ज़रिए तो पाकिस्तानी दहशतगर्द के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन इन्हें इससे कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। हम तकरीबन 1 घंटे तक रेस्टोरेंट में ठहरे। कस्तूरी ने वेटर को बुलाकर बिल के साथ इसे माकूल टिप भी दी और हम रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। बाग वाली एक बड़ा कस्बा था। यहाँ पंजाब की छाप नुमाया थी। हमारी कार मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई करतार सिंह वाली की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। यही सड़क बठिंडा की तरफ चली गई थी। इस वक्त समुद्रा ड्राइव कर रही थी। कस्तूरी पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी और मैं पिछली सीट पर बैठा इधर उधर देख रहा था। यह मैदानी इलाका था, ताहम कहीं कहीं टीले भी दिखाई दे रहे थे। बाग वाली से निकलने के तकरीबन 1 घंटे बाद सामने पहाड़ियाँ दिखाई देने लगीं। खाकिस्तरी पहाड़ियों का भी सिलसिला किसी किले की ऊंची फसील की तरह दाएं बाएं दूर तक फैला हुआ था। इन पहाड़ियों से ज़रा पहले एक सड़क दाएं तरफ चली गई थी। हमारे आगे काफ़ी दूर एक माल बरदार ट्रक था जो बाएं तरफ वाली सड़क पर मुड़ गया था, मगर समुद्रा कार को सीधी लेती चली गई। कार पहाड़ियों में दाखिल हो गई। दूर से बंजर दिखाई देने वाली पहाड़ियाँ कांटेदार ऊंची झाड़ियों से लदी हुई थीं। कहीं कहीं बुलंद दरख्त भी नजर आ रहे थे। सड़क एक तंग से दुर्रे में बल खाती हुई मुसलसल बुलंदी की तरफ जा रही थी। समुद्रा बड़ी महारत से ड्राइव कर रही थी। एक जगह पुख्ता सड़क ख़त्म हो गई। इससे आगे पथरीला रास्ता था जहाँ हिंदी ज़ुबान में लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ था, आगे ख़तरनाक मोड़ हैं, गाड़ी एहतियात से चलाइए। हम इन पहाड़ियों में सफ़र करते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, लेकिन इस दौरान पीछे से या आगे से आने वाली ना कोई गाड़ी मिली थी। हालांकि मैदानी इलाके में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हमें कोई ना कोई बस, कार या माल बरदार ट्रक नज़र आता रहा था। मेरा ख्याल है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। समुद्रा ने एक मोड़ पर कार की रफ्तार कम करते हुए कहा, हमें इस सड़क पर जाना चाहिए जिस तरफ वो ट्रक गया था। वापस जाना बेकार है। अब इस रास्ते पर चलती रहो, बस ज़रा मुहतात रहना। मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। रास्ता वाकई बहुत ख़तरनाक था। मोड़ बहुत ख़तरनाक थे। सड़क की एक अमूदी चट्टान और दूसरी तरफ गहरी खाइयाँ थीं। ड्राइवर की ज़रा सी गफलत मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। एक जगह समुद्रा ने गाड़ी रोक ली। वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। मैं पिछली सीट पर दाएं तरफ बैठा था। इस तरफ अमूदी चट्टानें इतनी करीब थी कि मैं हाथ खिड़की से बाहर निकाल कर इसे छू सकता था। थक गई हो? मैंने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। तुम पीछे आ जाओ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। समुद्रा भी नीचे आई और जब मैं स्टीयरिंग सीट पर बैठने के लिए आगे आया तो सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। समुद्रा के कार रोकने की वजह भी समझ में आ गई। तकरीबन 10 गज आगे सड़क के बाएं तरफ तो अमूदी चट्टान थी और बाएं तरफ गहरा खड्ड था। इस तरफ से आधी सड़क गायब थी। मेरा ख्याल था पहाड़ी तोदा टूट कर गिरा होगा, जिससे सड़क का कुछ हिस्सा गायब हो गया और सड़क का बाकी हिस्सा इतना चौड़ा नहीं था कि कार भी गुजर सकती। मैंने शीप की तरफ देखने लगा। बिल्कुल अमूदी ढलान थी और सैकड़ों फीट नीचे सरसब्ज वादी फैली हुई थी और बहुत दूर सुरमई रंग की एक लकीर धूप में चमकती हुई नजर आ रही थी। वो सड़क थी जो कहीं बहुत दूर पहाड़ियों में घूमकर इस तरफ चली गई थी। तुम दोनों पिछली सीट पर बैठो, मैं गाड़ी रिवर्स में लेकर इसे वापस मोड़ता हूँ। मैंने समुद्रा और कस्तूरी की तरफ देखते हुए कहा। समुद्रा तो पहले ही बाहर खड़ी थी। कस्तूरी भी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई और वो दोनों पिछली सीट पर बैठ गईं। मैंने स्टीयरिंग के सामने बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया और कार को रिवर्स गियर में पीछे हटाने लगा और फिर चंद गज पीछे ले जाकर मैंने कार को बार बार आगे पीछे करते हुए इसका रुख बदल दिया। इस कार का रुख इस तरफ था। खड्ड का वो किनारा कार की पिछली तरफ तकरीबन 10 गज के फासले पर था। मैंने इंजन को न्यूट्रल में रखा और पीछे मुड़कर समुद्रा और कस्तूरी से बातें करने लगा। अब यहाँ बैठे बातें करते रहोगे या आगे भी बढ़ोगे? धूप में चट्टानें तप रही हैं और गर्मी बहुत रही है। कस्तूरी ने साड़ी के पल्लू से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहा। मैंने आखिरी मर्तबा इन दोनों की तरफ देखा और सीधा होकर इंजन स्टार्ट कर दिया। मेरा पैर क्लच पर और बायां हाथ गियर लीवर पर था। मैंने सामने लगे हुए आईने में इन दोनों के चेहरे का अक्स देखा।
इस वक्त मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने इंजन को रिवर्स गियर में डाल दिया, दूसरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा और एकदम क्लच मोड़कर दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। कार मेंढक की तरह फुदक कर एक जोरदार झटके से पीछे की तरफ दौड़ी। मेरे टकराने से दरवाज़ा खुल गया। मैं नीचे गिरा। कस्तूरी और सुमित्रा बैक चीख उठी। हो सकता है बात इनकी समझ में ना आई हो, लेकिन अब इनके पास समझने के लिए वक़्त भी नहीं था। मैं भी ज़मीन पर गिरकर पीछे की तरफ लुढ़कता चला गया और फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया। पिछला 10 गज़ का फासला कार ने चंद सेकंड में तय कर लिया। वो दोनों मुसलसल चीख रही थीं। कार के पिछले पहिए खड़ के किनारे से उतरे और फिर कार का अगला हिस्सा ऊपर उठता चला गया। मैंने कार को पीछे की तरफ कलाबाजी खाते हुए देखा और फिर वो मेरी निगाहों से ओझल हो गईं। अब दोनों की चीखें अब भी मेरी समाज से टकरा रही थीं। मैं घुटनों के बल रेंगता हुआ किनारे पर पहुंच गया। कार अमूदी ढलान पर कलाबाजियां खाती हुई नीचे जा रही थी और फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। कार के परखचे उड़ गए और आग का गोला सा फैलता चला गया। मैं चंद लम्हे खड्ड में देखता रहा, फिर उठकर कपड़े झाड़े और शिकस्ता रास्ते की दूसरी तरफ आकर तेज तेज चलने लगा। मैं इन दोनों को साथ साथ लेकर नहीं फिर सकता था, मुझे अब इनकी ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने एक बहुत बड़े बोझ से निजात हासिल कर ली थी। मैं इन पहाड़ियों में से निकलकर कई मील दूर सांगल नामी कस्बे तक कैसे पहुंचा था, ये एक अलग दास्तान है। बहरहाल सांगर से करतार सिंह वाली और वहां से बठिंडा पहुंचने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो रात मैंने बठिंडा के एक आश्रम में गुजारी और खुशकिस्मती से अगले रोज़ मुझे एक सरदार जी मिल गए जो अपनी कार पर फिरोजपुर जा रहे थे। सरदार अविंतर सिंह हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी तिजारती कंपनी का नुमाइंदा था जो अपने कारोबारी दौरे पर था। इसे 2-3 घंटों के लिए फरीदकोट रुकना था और फिर फिरोजपुर जाना था। मुझे मंदिरों की यात्रा करने वाले साधु समझकर इसने अपनी कार में लिफ्ट दे दी थी। मैंने इसे ये बताया था कि पिछले 6 महीनों से मंदिरों की यात्रा करने के लिए कस्बों और शहरों में घूम रहा हूँ। कभी पैदल सफ़र करता हूँ और कभी जैसे नेक दिल लोग अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देते हैं। अब तुम बेफिक्र हो जाओ स्वामी जी, इसने कहा था। फिरोजपुर तक तो मैं ले जाऊँगा। इसके बाद रब रखा। कार बठिंडा से फरीदकोट की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ती रही और मैं एयर कंडीशन कार की पिछली सीट पर बैठा ऊँगता रहा। सरदार अविंतर सिंह को फरीदकोट में कारोबारी सिलसिले में 2-3 घंटों के लिए रुकना था, लेकिन काम लंबा था। इसे रात रहना पड़ा और इसने मुझे भी अपने साथ रोक लिया। मेरी वजह से आपको परेशानी होगी श्रीमान जी, मैंने कहा। कोई गल नहीं स्वामी जी, सरदार जी ने कहा। आपके नाल तो साडा दिल लग गया है, गपशप होती रहेगी। सरदार अविंतर सिंह ने होटल में डबल बेड का कमरा ले लिया और मुझे होटल में छोड़कर अपने काम के सिलसिले में चला गया। इसकी वापसी रात 8 बजे के करीब हुई थी। हम रात को देर तक बातें करते रहे। हमारी गुफ्तगू के मौज़ूआत ऐसे थे कि मैं बिला झिझक बोलता रहा। सुबह नाश्ता करते ही हम फिरोजपुर के लिए रवाना हो गए। फिरोजपुर मशरक़ी पंजाब का सरहदी शहर था और मुझे यकीन था कि मुझे वहाँ से सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल होने में दुश्वारी पेश नहीं आएगी। दौरान सफ़र भी हमारी बातों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन मैंने साफ तौर पर महसूस किया कि फरीदकोट से रवानगी के बाद सरदार अविंतर सिंह की बातों का रुख कुछ बदल गया था, जैसे इसे मुझ पर किसी किस्म का शुबा हो गया हो। फिरोजपुर से कुछ पहले करमावाला कस्बे में रुककर हमने दोपहर का खाना खाया और फिर आगे रवाना हो गए। सरदार जी के कहने के मुताबिक फिरोजपुर अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया था। चारों तरफ हरियाली थी, सब्ज़ा था, लहलहाते खेत थे। रास्ते में कई छोटी छोटी बस्तियां थीं। सड़क के किनारे पर खेलते हुए नंग धड़ंग बच्चे, सरों पर कुछ न कुछ उठाती चलती हुई औरतें और खेतों में काम करते हुए किसानों को देखकर मुझे अपना पंजाब याद आ गया। एक बस्ती से आगे निकलने के थोड़ी देर बाद सरदार जी ने कार खेतों के बीच एक कच्चे रास्ते पर मोड़ ली। रास्ते के दोनों तरफ टाली के दरख्त थे। मेरी आंखों में उलझन सी तैर गई। इस तरफ से कम से कम 15 मील का फासला तय हो जाएगा, सरदार जी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं खामोश बैठा रहा। तकरीबन निसफ मील का फासला तय करने के बाद इसने पीपल और टाली के दरख्तों के एक झुंड में कार रोक ली और इंजन बंद करके नीचे उतराया। मैं भी नीचे उतराया। यहाँ दरख्तों के नीचे दूर दूर तक खुश्क गोबर फैला हुआ था। एक तरफ 2 कमरों पर मुश्तमिल टूटी फूटी सी इमारत थी। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि यह जगह किसी वक्त किसानों का डेरा रही होगी, लेकिन किसी वजह से ये जगह छोड़कर डेरा कहीं और मुंतकिल कर दिया गया था। इस डेरे के पिछली तरफ कंक्रीट की दीवारों वाला एक हौज़ बना हुआ था। इसकी लंबाई 6 फीट, चौड़ाई 4 फीट और गहराई भी 4 फीट के करीब थी। 18 इंच के तरीके एक पाइप से हौज़ में पानी गिर रहा था और दूसरी तरफ से ये पानी एक नदी की सूरत में बह रहा था। ये पाइप यहाँ तक किस तरफ से आ रहा है मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सरदार ने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी थी। आसपास खेतों में दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन मैं चौंका तो इस वक्त जब सरदार अविंतर सिंह ने जेब से पिस्तौल निकाल कर मुझ पर तान लिया। अब बताओ तुम कौन हो?
इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम वो हरगिज़ नहीं जो खुद को बावर करा रहे हो। आज सुबह जब तुम होटल में नहाने के लिए गए थे तो मैंने तुम्हारे थैले की तलाशी ली थी। ज़ेवरात और नकदी कहाँ से लूटी है? तुमने यकीनन कोई कत्ल भी किया होगा। सच बताओ कौन हो तुम, वरना गोली मार दूंगा। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो मुझे इसलिए इस तरफ लेकर आया था। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई बकवास नहीं सुनना चाहता। इसने मेरी बात काट दी। तुम यकीनन बहुत बड़े मुजरिम हो और अपने आप को छुपाने के लिए भेस बदल रखा है। ठीक है, मैंने शकीस-खुर्दा लहजे में कहा। तुम मुझे गोली नहीं मार सकते, ज़रा पीछे देखो। इसने पीछे मुड़कर देखा। इसी लम्हे मैंने इस पर छलांग लगा दी और इसे अपने साथ लेता हुआ ज़मीन पर गिरा। इसकी पगड़ी लुढ़कती हुई दूर जा गिरी। मैंने इसके पिस्तौल वाले हाथ को गिरफ्त में ले लिया। 2-3 झटकों में पिस्तौल इसके हाथ से निकल गया। मैं इसे ज़मीन पर रुगेदता रहा, लेकिन फिर इसका भी दाव चल गया। वो 40 की उम्र के लगभग सेहतमंद आदमी था, लेकिन फुसफुसा निकला। वो लड़ाई झगड़े का आदमी नहीं था। इसका ख्याल था कि पिस्तौल के बलबूते पर मुझे ज़ेर कर लेगा। इस वक्त इसने मुझे हौज़ की दीवार के साथ लगा रखा था और दोनों हाथों से मेरा गला दबोच रहा था। मैंने पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए लौट लगाई और अब वो मेरे शिकंजे में था। मैंने इसे टांगों से पकड़कर ऊपर उठा लिया। इसका ऊपर वाला धड़ हौज़ के पानी में था। वो हाथ मारता रहा, मगर मैंने इसकी टांगों को मजबूती से जकड़ रखा था और इसे इस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक पानी के अंदर इसका सांस नहीं घुट गया। इसके बाद मैंने काफ़ी देर इसकी टांगों को जकड़े रखा और इसे पानी में धकेल दिया। मैं जल्दी से वापस मुड़ा। कार के इग्निशन में चाबियों का गुच्छा लगा हुआ था। मैंने गुच्छा निकाल लिया। डिग्गी खोल कर इसका सूटकेस निकाला। इसके कपड़े निकाल कर पहनने लगा। सन्यासियों वाला लिबास उतार कर मैंने वहीं फेंक दिया। इसकी शर्ट और पैंट कोट मुझे इस तरह फिट आ गया जैसे ये कपड़े मेरे लिए ही सिलवाए गए हों। मैंने होश पर मुँह हाथ धोकर माथे का कुचका अच्छी तरह साफ किया और इसकी पगड़ी उठाकर झाड़ने के बाद सर पर जमा ली। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर मैंने सामने लगे हुए आईने में देखा। कई दिन से बड़ी हुई दाढ़ी और सर पर पगड़ी मैं देखने में सिख ही लग रहा था। मैंने अपना थैला भी सरदार अविंतर सिंह के सूटकेस में डाल दिया था और सूटकेस पिछली सीट पर रख दिया। इंजन स्टार्ट करके कार मोड़ दी और इसे तेज़ी से वापसी के रास्ते पर दौड़ा दिया। पक्की सड़क पर आकर मैंने कार को फिरोजपुर की तरफ मोड़ दिया और इसकी रफ्तार बढ़ाता चला गया। 1 घंटे में मैं फिरोजपुर के नवाब में पहुंच गया। इस वक्त 5 बजने वाले थे। मैंने एक मुनासिब सी जगह देखकर कार रोक ली और पिछली सीट पर से सूटकेस उठाकर एक तरफ चल दिया। वो बारोनक जगह थी, मगर किसी ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं तकरीबन आधे घंटे तक चलता रहा और एक टैक्सी स्टैंड पर रुक गया। कितने जाना है सरदार जी? एक सिख ड्राइवर फ़ौरन ही मेरे करीब आ गया। बस वाले ने गलत जगह पर उतार दिया। किसी होटल में ले चलो, मैंने टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खोलते हुए कहा। बल्कि यहाँ कोई गेस्ट हाउस हो तो? फिक्र ही ना करो जी, ड्राइवर ने कहा। मैं समझ गया जी, कैसी जगह जाना है, सुकून हो और रात गुजारने के लिए कोई सोना सज्जद भी याद करोगे सरदार जी। मैं इसका मतलब समझ गया। आधे घंटे बाद इसने मुझे एक शानदार गेस्ट हाउस में पहुंचा दिया। चारों तरफ वसी लॉन और दरख्तों के झुंड थे। एक तरफ स्विमिंग पूल भी नजर आ रहा था। लॉन्स में रंग बिरंगी छतरियों के नीचे मेज़ पर कुर्सियां बिछी थीं। बहुत से लोग बैठे हुए थे। रंगीन आंचल लहरा रहे थे। मुझे दूसरी मंजिल पर कॉर्नर का एक कमरा मिल गया था। ये कोई गेस्ट हाउस नहीं, 5 स्टार होटल था। कमरे की हर चीज़ शानदार थी। मैंने नहा धोकर अपना हुलिया दुरुस्त किया और कमरे को ताला लगाकर लॉन में आ गया। एक मेज़ पर बैठा ही था कि एक हसीना आ गई। वो ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ना चाहती थी, मगर मैंने इसे लिफ्ट नहीं दी और चाय पीकर अपने कमरे में आ गया। रात का खाना खाने के लिए मुझे डाइनिंग हॉल में आना पड़ा। खूब रौनक थी। हॉल की फ़िज़ा मुख्तलिफ़ खुशबुओं से महक रही थी, जिनमें खानों की इश्तहा अमेज़ खुशबू भी शामिल थी। खाने से फारिग होकर मैंने वेट्रेस को हिदायत कर दी कि आधे घंटे बाद चाय मेरे कमरे में पहुंचा दी जाए और फिर मैं उठकर अपने कमरे में आ गया और टीवी खोल कर बैठ गया। इस वक्त अमृतसर के दरबार साहिब से ग्रंथ साहिब के पाठ का कोई प्रोग्राम आ रहा था। मैंने टीवी खुला छोड़ दिया और कुर्सी पर बैठकर आंखें मूंद ली। इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी, यहाँ से खेमकरन किस तरफ पहुँचा जाए। खेमकरन पाकिस्तान की सरहद से 16-17 मील के फासले पर था और सरहद इस तरफ से पार की जा सकती थी। मुझे याद था कसूल में रज़िया का खामन शुजा स्मगलिंग के चक्कर में इस तरफ आया करता था। 1-2 मरतबा वो मुझे भी साल लेकर आया था। मुझे 1-2 नाम याद थे, अगरचे कई साल गुजर चुके थे, मगर मुझे यकीन था कि इनमें कोई ना कोई आदमी मिल जाएगा जो मुझे सरहद पार करा देगा। मैं भी ये सब कुछ सोच रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इसके साथ ही एक बारीक सी आवाज़ सुनाई दी, वेट्रेस सर आपकी चाय। दरवाज़ा खुला है, आ जाओ, मैंने कुर्सी से उठे बगैर कहा। चंद सेकंड्स बाद दरवाज़ा खुला तो वेट्रेस के लिबास में जो औरत अंदर दाखिल हुई, इसे देखकर मैं उछल पड़ा। वो बेला थी। इसके हाथ में चाय की ट्रे नहीं पिस्तौल था।
जिसका रुख मेरी तरफ था। मेरे बदन में सनसनी की लहरें सी दौड़ गईं। मैं वहशत ज़दा नज़रों से बेला की तरफ देख रहा था और वो चमकती हुई नज़रों से मेरी तरफ। इसके होंठों पर बड़ी गहरी मुस्कुराहट थी। आपने कभी इस बिल्ली को देखा है जो दीवार से लगे सिमटे सहमे हुए चूहे पर झपटने के लिए तैयार हो? बिल्कुल यही कैफियत इस वक्त बेला की थी। इसके होंठों पर खिलती हुई मुस्कुराहट और आंखों की चमक बड़ी खौफनाक थी और मैं वाकई घेरे में आए हुए चूहे की तरह सहमा हुआ था। मेरा दिमाग जैसे सुन्न होकर रह गया था। सोचने समझने की सारी कुव्वतें सलब होकर रह गईं। मैं वहशत ज़दा सी नज़रों से पलके झपके बगैर बेला की तरफ देख रहा था, जिसकी होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। इसकी आंखों की चमक में फतहमंदी का एहसास नुमाया था। मैंने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए बेला के पीछे देखा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और नीली पैंट और चेकदार शर्ट में मलबूस एक दराज कामत सिख टहलता हुआ कमरे के सामने से गुजर गया। बेला यकीनन अकेली नहीं होगी। मेरे दिमाग में धमाके से होने लगी। बेला को मैं भूला तो नहीं था, लेकिन शायद इसे नज़रअंदाज कर चुका था। आखिरी बार इसे मेरा आमना सामना जयपुर में हुआ था। इसके बाद वो मेरा ताक़ुब करती हुई कोटपुतली तक भी आई थी, लेकिन इस छोटे से शहर में वो मेरा सुराग नहीं लगा सकी थी। मुझे सुमित्रा के ज़रिए और बाज़ दूसरे ज़राए से इसकी सरगर्मियों का पता चलता रहता था। मैंने रत्ना को खो दिया था। सुमित्रा मेरे हम रुकाब रही। इस दौरान बेला के बारे में कोई बात सुनने में नहीं आई, लेकिन तमाम तागूती कुव्वतें मेरे ताक़ुब में लगी रहीं। पहाड़ियों में सुमित्रा और कस्तूरी से निजात हासिल करने के बाद मैं सांगर और करतार सिंह वाली नाम के कस्बों में होता हुआ बठिंडा पहुंचा तो सरदार अविंतर सिंह से मुलाकात हो गई, जो फ़िरोज़पुर जा रहा था। इसे भी मुझ पर शुबा हो गया और रास्ते में एक जगह इसने मुझ पर काबू पाने की कोशिश भी की। वो मेरी असलियत जानना चाहता था, लेकिन अपनी जान से हाथ धो बैठा और मैं इसकी गाड़ी में फ़िरोज़पुर पहुंच गया। इस गेस्ट हाउस में आने के बाद मैं बड़ी हद तक मुतमईन हो गया था। सिर्फ एक मरहला बाकी रह गया था और मैंने सोचा था कि कल किसी न किसी तरह खेमकरन पहुंच जाऊंगा और वहां से सरहद पार करने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। लेकिन इस वक्त बेला को अपने सामने देखकर मुझे लग रहा था जैसे मैं बाजी हार गया हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं भी सोच रहा था कि मुझसे गलती कहाँ पर हुई थी, लेकिन बेला ने मुझे सोचने का मौका नहीं दिया। इसकी आवाज़ से मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। मुझे यकीन था कि कोटपुतली से फरार के बाद तुम इसी तरफ आओगे। बेला मेरे चेहरे पर नज़र जमाए कह रही थी, तुम्हारी सूरत में सरहद पार करना चाहते थे। राजस्थान की तरफ से सरहद पार करना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं था। सिर्फ यही एक रास्ता था जो तुम इख्तियार कर सकते थे, अमृतसर या फ़िरोज़पुर। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, अमृतसर का रुख तुम नहीं कर सकते थे। वो इलाका तुम्हारे लिए अजनबी था। मुझे एक मरतबा तुमने बताया था कि तुम कसूर के रहने वाली हो और लड़कपन में किसी स्मगलर के साथ काम भी कर चुके हो। इसने बात करते हुए मेरे चेहरे पर नज़र जमा दी। मुझे यकीन था कि तुम इस तरफ आना पसंद करोगे। खेमकरन की तरफ से तुम्हें सरहद पार करने में आसानी होगी, लेकिन हम भी यहाँ तुम्हारे इस्तकबाल का सारा बंदोबस्त कर रखा था और फिर इस तरफ आने में हम तुम्हारी हौसला अफजाई भी करते रहे। क्या मतलब? मेरे मुँह से पहली मरतबा आवाज़ निकली। हांका के बारे में कभी सुना है? बेला ने कहा। मैं समझा नहीं। मैं अब भी वाकई कुछ नहीं समझ सका था। जंगल में शिकार को घेरने के लिए हांका लगाया जाता है, बेला मुस्कुराते हुए कह रही थी। हम भी तुम्हें घेरे के लिए हांका लगा रहे थे। तुम्हारे लिए इस तरफ आने का रास्ता खुला रखा था। अगर तुम किसी और तरफ निकलने की कोशिश करते तो कामयाब न हो पाते। बठिंडा में एक मरतबा तुम मेरे आदमियों की नज़रों में आ चुके थे, लेकिन तुम एक कार में बैठकर गायब हो गए। इस कार का नंबर बहरहाल नोट कर लिया गया था। चंडीगढ़ के लाइसेंस प्लेट वाली इस कार के बारे में मालूमात हासिल करने में हमें ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। वो कार अविंतर सिंह नामी एक सिख की मलकियत थी, जो अपनी कंपनी के बिजनेस के सिलसिले में घूमता रहता था। हमने इसकी कंपनी के हेडक्वार्टर से ये भी मालूम कर लिया कि वो बठिंडा से फ़िरोज़पुर जाने वाला है। हमने फ़िरोज़पुर आने वाली हाईवे की नाकाबंदी कर दी। हमारा ख्याल था कि तुम्हें शहर में दाखिल होने से पहले ही रोक लिया जाए, मगर चेक पोस्ट पर तुम्हारी कार नज़र नहीं आई और फिर वो कार लारी अड्डे के करीब खड़ी हुई मिल गई और फ़ौरन ही तुम्हारी तलाश शुरू हो गई। इस टैक्सी को भी तलाश किया गया जिस पर तुमने अपनी कार छोड़ने के बाद सफ़र किया था और इस तरह हमें ये पता चलाने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई कि तुम कहाँ ठहरे हुए हो। तुम्हारे यहाँ आने के 1 घंटे बाद ही ना सिर्फ इस गेस्ट हाउस की निगरानी शुरू कर दी गई, बल्कि हमारे 2 एजेंटों से रब्ता करने की कोशिश भी की गई। ओ, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो 2 औरतें? हाँ, बेला ने मेरी बात काट दी। इसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। इनकी रिपोर्ट सुनकर मुझे हैरत भी हुई थी। वो कह रही थी, जवान और हसीन औरतें तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इन दोनों औरतों का इंतखाब तो बहुत सोच समझ कर किया गया था, लेकिन मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि तुमने इन दोनों को झटक दिया था।
तो दोस्तों अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।